इस इंसान को तो आप जानते ही होंगे। इस इंसान ने अपना नुकसान खुद करवाया। किसी ने इसका नुकसान नहीं किया। आज की डेट में जो इसकी रेपुटेशन है, इसका जिम्मेदार ये खुद है। ये और इसके जो फेवरेट पॉलिटिशियन है अरविंद केजरीवाल, इन दोनों की जर्नी ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके की रही, यानी राइज और फॉल की जर्नी। ये दोनों आज की डेट में ऑलमोस्ट इररेलेवेंट है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, और इस वीडियो की डिस्कशन को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले तो हम इनकी असलियत के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे हीरो से जीरो बने। फिर पार्ट 2 में ध्रुव राठी की जो एक आर्मी है या जो उनका एक स्क्वाड है, उसके लिए मेरा एक मैसेज। फिर फाइनली मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए मेरा एक सजेशन कि आप कैसे इसकी जर्नी को एक केस स्टडी की तरह देख सकते हैं और आप कैसे गलत और सही लोगों को आइडेंटिफाई करें, और साथ में मेरा एक पर्सनल मैसेज भी। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं इसमें ध्रुव राठी की कोई क्लिप नहीं यूज कर पाऊंगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया है जो मुझे बाद में हटाना पड़ा क्योंकि उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आई। सो काइंडली बेयर विद मी ऑन दिस। ये इंसान पिछले 10 साल से यूट्यूब पे है और शुरू से ही अपनी एक बड़ी स्पेसिफिक पिक्चर दिखाने की कोशिश करता रहा। शुरू के कुछ साल तो शायद लोगों को इसका सही चेहरा समझ में नहीं आया होगा। वैसे तो आज की डेट में भी कुछ लोगों को इसका सही चेहरा समझ में नहीं आया है, लेकिन फिर भी पिछले 3-4 साल में आपने नोटिस किया होगा कि ये कुछ ज्यादा ही ट्रोल हो रहा है। अब किसी को एक्सपोज करने की जरूरत क्यों पड़ती है जब कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क होता है। ये अपनी पिक्चर तो ऐसी शो करता रहा कि ये बहुत ही न्यूट्रल है और बहुत ही अनबायस्ड है, लेकिन एक्शंस में इसने कुछ 650 वीडियोस बनाए होंगे, जिसमें जितने भी इसके पॉलिटिकल वीडियोस थे उसमें 95% बीजेपी के अगेंस्ट थे। और ऐसा भी नहीं है कि वो 95% वीडियोस बहुत ही फैक्ट बेस्ड थे और हाईली रिसर्च थे। यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने वीडियोस बना के प्रूफ के साथ ये दिखाया है कि कैसे इसने वन साइडेड फैक्ट्स दिखाए हैं, यहाँ तक कि इसने कुछ फैक्ट्स को मैनिपुलेट भी किया है। यानी जो मन किया वो दिखा दिया, जो मन किया वो छुपा लिया। ये अपने आप को बहुत जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि मैं ये सब देश के लिए कर रहा हूँ, सरकार का क्रिटिसिज्म करना एक बहुत ही हेल्दी चीज़ है डेमोक्रेसी के लिए, वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में सभी लोग बेवकूफ़ हैं और ये इकलौता ही समझदार है। सालों साल वन साइडेड हेटफुल रैंट करने में और हेल्दी क्रिटिसिज्म करने में बहुत फ़र्क होता है। अपनी खुद की आइडियोलॉजीज दूसरों पे थोपना, लोगों को मैनिपुलेट करना, उनको ब्रेन वॉश करना, इसको हेल्दी क्रिटिसिज्म नहीं बोलते, इसको सरकार से तीखे सवाल पूछना नहीं बोलते, इसको बोलते हैं अपना एजेंडा चलाना। यहां पे मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप बहुत लंबे टाइम तक फेक नहीं कर सकते। आप रियलिटी में जो हैं वो कभी ना कभी बाहर आता ही है। आप लोगों को 2-3 साल बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपकी जो सही पिक्चर है वो लोगों तक पहुंच ही जाती है, और इसके केस में भी पहुंच ही गई। और इसीलिए आज की डेट में लोगों को बिल्कुल क्लियरली पता है कि ये कौन है और ये क्या कर रहा है। आप रिसेंट पास्ट के ही कुछ किस्से देख लें। अभी रिसेंटली इसने आम आदमी पार्टी की एक डॉक्यूमेंट्री अपने चैनल पे चलाई। क्या हुआ उससे? कुछ नहीं हुआ। उससे पहले महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव से पहले इसने अपना एक मिशन स्वराज निकाला, कुछ नहीं हुआ। 2024 के चुनाव के टाइम पे भी इसने बैक टू बैक 10-15 वीडियोस निकाले। अब कोई भी समझदार आदमी होगा वो ये सोचेगा कि चलो जो मैंने बोलना था वो मैंने बोल दिया, अब लोग अपना डिसाइड करें कि उन्हें क्या करना है। लेकिन ये रुका नहीं, बैक टू बैक 10-15 वीडियोस। फिर हिंदी लैंग्वेज में निकालने के बाद अलग अलग लैंग्वेज में निकाले, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। बीजेपी फिर से पावर में आई। अब आप ये सोचेंगे कि बीजेपी को इतनी कम सीट्स मिली थी तो उसके वीडियोस का इंपैक्ट तो था ही। बीजेपी की खराब परफॉर्मेंस उनकी खुद की गलतियों की वजह से थी, उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और उनका ओवर कॉन्फिडेंस। इसके वीडियोस से कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा। अगर इसके वीडियोस का कुछ इंपैक्ट पड़ना होता तो सभी स्टेट्स में पड़ता। बीजेपी की परफॉर्मेंस यूपी में खराब रही, लेकिन केरला में उन्हें एक सीट भी मिली। इनफैक्ट उन्होंने और भी काफी स्टेट्स में अच्छा परफॉर्म किया, जैसे कि ओडिशा। तो पिछले 1 साल में अलग अलग इलेक्शंस के टाइम पे जो ये अपना प्रोपेगेंडा चलाता रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हिज हाइनेस ध्रुव राठी हैं, उसका जो पूरा डिक्टेटरशिप वाला एक जो एंगल निकला इंटरनेट पे, उससे कोई वोटिंग में डिफरेंस जीरो। और ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों को अब इसकी सही पिक्चर का पता है। आप सारी उम्र फेक नहीं कर सकते, और इसीलिए आज की डेट में ये इररेलेवेंट है, कंप्लीटली इररेलेवेंट।
और ये सब इसकी खुद की गलतियां और इसकी खुद की बेवकूफ़ियों की वजह से। हाँ, इसकी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो लोग इसके वीडियोस देखते हैं इसे पसंद करते हैं, लेकिन उसके बाहर इसकी बात की कोई वेटेज नहीं है। इनको बीजेपी और मोदी को लेके ऑब्सेशन है, इनको मोदी पसंद नहीं, इनके अपने कुछ बायस हैं, दैट्स फाइन, हम सभी के होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते और ये दिखाते हैं कि हम न्यूट्रल हैं और हम अनबायस्ड हैं, हम अपना हिडन एजेंडा पूरा करने के बाद ये भी सोच लेते हैं कि किसी को समझ में नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है जब हम देश के सेल्फ प्रोक्लेम्ड सेवियर बन जाते हैं। मैं निकला हूं देश को बचाने के लिए, मुझसे देश की ऐसी हालत नहीं देखी जाती, ये है प्रॉब्लम। ये अगर साफ साफ बोल दे कि मेरा एक एजेंडा है और मैं उसी के हिसाब से काम कर रहा हूं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को वीडियोस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को एक्सपोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2024 के चुनाव के टाइम पे जो कर रहे थे वो किसी बच्चे को भी समझ में आ जाएगा कि इनका मोटिव क्या था। उसे क्रिटिसाइज करना नहीं बोलते, उसे देश को बचाना नहीं बोलते, उसे बोलते हैं प्रोपेगेंडा, उसे बोलते हैं कि अपने एजेंडा के हिसाब से काम करना। इसने आपको ये तो बता दिया कि बीजेपी को उखाड़ के फेंकना है क्योंकि वो देश के लिए खतरा है, लेकिन ये आपको ये बताना भूल गया कि कोई और पार्टी जब आएगी तो वो देश को कैसे बचाएगी, क्योंकि हर पार्टी में अपने अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं। तो अगर बीजेपी जाएगी तो कोई और आएगी, तो वो जब अपने नेगेटिव्स को लेके आएगी तो उससे देश कैसे बचेगा। लेकिन ये सब बताना इनके एजेंडे का पार्ट नहीं था, मतलब सिर्फ और सिर्फ रैंट और वन साइडेड रैंट। बल्कि मेरी नज़र में तो ये यूट्यूबर है ही नहीं, ये पॉलिटिशियन है, क्योंकि पॉलिटिशियन करते हैं इस तरह की बातें। पीठ पीछे अपना एक हिडन एजेंडा चल रहा होगा और सामने लोगों को अपनी ऐसी पिक्चर दिखाएंगे, देखिए मैं तो देश का रखवाला हूँ, मैं ये सब देश के लिए कर रहा हूँ, मुझसे देश की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। अब पॉलिटिक्स की बात हो ही रही है तो इनके फेवरेट पॉलिटिशियन की भी बात कर लेते हैं। और जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, अरविंद केजरीवाल की जर्नी भी बहुत हद तक इसी तरह की रही। दुनिया जहान के ऊपर ब्लेम डाले, एक्सक्यूजेस के ऊपर एक्सक्यूजेस, लेकिन खुद के काम की तरफ देखा नहीं। और फिर वही, जब लोगों पे कोई दावपेच नहीं चलेगा तो अपनी स्पीच में थोड़ी सेंसिटिविटी डाल देंगे। देखो, केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, देश का एक आम नागरिक हूं, देश के लिए मेरी जान भी हाजिर है। अपने लिए वोट मांगने नहीं आ रहा, देश को बचाने की भीख मांगने के लिए आ रहा हूं। धर्म को डाल देंगे, देश को डाल देंगे कि हम तो देश को बचाने के लिए निकले हैं, हम तो ये देश के लिए कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। केजरीवाल जी भी स्टार्टिंग के कुछ साल शायद लोगों को समझ में नहीं आए होंगे, लोगों में थोड़ा कन्फ्यूजन रहा होगा, लेकिन आप देख लें इवेंचुअली लोगों ने अपना डिसीजन ले लिया। In that battle, Prime Minister Modi and the Bharatiya Janata Party have come out on top, 48 versus 22. ये जो हमारी जीत है, इसका श्रेय जाता है दिल्ली की जनता को। मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं तो 2011 में जब अरविंद केजरीवाल जी ने अपना करियर स्टार्ट किया था, मैं इनकी रैलीज में जाया करता था। लेकिन आज की डेट में मेरे दिमाग पे इनका एक ऐसा इम्पैक्ट है कि अगर कल को कोई आम आदमी खड़ा होकर ये बोल दे कि मैं राजनीति में आऊँगा और मैं राजनीति को चेंज करूँगा, मैं बिल्कुल डिफरेंट तरह की राजनीति करूँगा, देश को बदलना है, तो मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। और आई एम श्योर कि मेरे जैसे और भी ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने स्टार्टिंग से इनकी जर्नी को फॉलो किया है, उनका भी कुछ सिमिलर तरह का माइंडसेट ही होगा। केजरीवाल जी की जर्नी में कुछ अच्छा या बुरा रहा होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन इन्होंने एक इतना लॉन्ग लास्टिंग और एक डैमेजिंग इम्पैक्ट क्रिएट किया है लोगों के दिमाग में कि कल को अगर कोई जेन्युइन इंसान भी खड़ा हो गया राजनीति में आने के लिए तो उसका विश्वास करना बहुत मुश्किल होगा। मैंने पिछले कुछ टाइम से बात नोटिस की है कि जब भी ध्रुव राठी के खिलाफ कोई अपना वीडियो बनाता है तो इसकी जो आर्मी है या जो इसका स्क्वाड है, ये कमेंट सेक्शन में जाके उस इंसान को ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। अब ये बोलता है कि मेरी कोई आर्मी नहीं है, मेरा कोई स्क्वाड नहीं है, लेकिन पिछले 10 सालों में इसने एक भी बार ऐसा नहीं बोला होगा कि जितने भी लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, अगर कभी किसी ने मेरे खिलाफ कुछ वीडियो बनाया तो आप प्लीज़ उन्हें हरास मत करें, उनके कमेंट सेक्शन में जाके उन्हें ट्रोल ना करें। इसकी आर्मी जो कमेंट सेक्शन पर जाके लोगों को ट्रोल करती है, मैंने कुछ 2 तरह के कॉमन कमेंट्स देखे हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगा। मतलब पहला कमेंट तो कुछ ऐसा होता है कि इस बंदे का पूरा करियर ध्रुव राठी के जूते के बराबर है। अरे ये तो ध्रुव राठी के नाखून के बराबर नहीं है। अच्छा, मतलब कैसे? ध्रुव राठी कोई लॉर्ड कृष्णा है? ध्रुव राठी कोई बहुत बड़ा इंसान है, बाकी सब बहुत छोटे हैं? किस लॉजिक से? क्योंकि उसके वीडियोस में व्यूज बहुत सारे आते हैं, क्योंकि उसके 20-25 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। यही वजह है ना, और क्या वजह हो सकती है? पॉर्न स्टार्स को भी बहुत सारे व्यूज मिलते हैं, बस उनकी कोई इज्जत नहीं होती। इसके भी बहुत सारे व्यूज हैं,
बस ये इज्जत नहीं कमा पाए। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो पॉर्न स्टार्स की भी इज्जत करते हैं क्योंकि उन्हें उसी प्रोफेशन में जाना होता है। वैसे ही कुछ लोग इसकी भी इज्जत करते हैं, वो लोग जिनको सुबह से लेकर शाम तक बीजेपी, मोदी और आरएसएस को गालियां निकालनी होती हैं। सो इसकी जो अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो तो इसे देखते ही है। और ये जो कमेंट होता है कि ये बहुत बड़ा आदमी है और बाकी तो इसके नाखून के बराबर नहीं है, अगर इस लॉजिक से चले तो मतलब दुनिया में जो भी गरीब इंसान है उसे कभी अमीर के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि अमीर जो बोल रहा है वो सही होगा, गरीब और छोटा आदमी जो बोल रहा है वो गलत होगा। इस लॉजिक से तो हम ये मान लेते हैं कि गैंग्स ऑफ वासेपुर ने 20 करोड़ का बिजनेस किया था, लेकिन जिस मूवी ने 500 करोड़ का किया होता है वो गैंग्स ऑफ वासेपुर से 100% बेटर होती है। अब आप अगर ऐसे ही इमेच्योर और बेवकूफ़ किस्म के इंसान की भक्ति करेंगे तो आप इसी लेवल के आर्गुमेंट्स ही दे पाएंगे। एक दूसरा कमेंट जो मैंने देखा है, अरे ये तो ध्रुव राठी के ऊपर वीडियोस बना रहा है, इसको व्यूज चाहिए, इसको ध्रुव राठी का नाम लेके फेमस होना है। मतलब ध्रुव राठी कोई बिल गेट्स है क्या? मैं आपको बताता हूं कि किसी का नाम लेकर व्यूज लेना एक्चुअली होता क्या है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जब इसने अपना प्रोपेगेंडा चलाया था उस टाइम इसके 16 मिलियन सब्सक्राइबर थे। सिर्फ 2 महीने के अंदर हो गए 22 मिलियन। यानी जब तक इसका प्लान खत्म हुआ तब तक 6 मिलियन सब्सक्राइबर की बढ़ोतरी। इसको बोलते हैं किसी का नाम लेकर फायदा होना। और वैसे भी पिछले 10 साल में ये मोदी 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 करके फायदा तो हुआ ही है बहुत सारा। आप मुझे बता दें कि ऐसा कौन सा यूट्यूबर है जिसने इसके खिलाफ वीडियो बनाए हो और जिसके 2 महीने के अंदर 6 मिलियन सब्सक्राइबर बढ़ गए हो। यहाँ पे लोग 10-10 साल से अपने वीडियो बना रहे हैं और अभी तक वो 1 मिलियन तक नहीं पहुंच पाए। आप मुझे बता दें कि ऐसा कौन सा यूट्यूबर है जो सिर्फ इसके खिलाफ वीडियोस बनाता है और वो आज की डेट में यूट्यूब का एक बहुत ही फेमस नाम है। सो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि अपनी आंखें खोलिए और अपने इको चैम्बर से बाहर निकलिए। और उस टाइम तो इसकी कुछ वीडियोस में 30 मिलियन के आसपास व्यूज भी हैं, यानी ना उससे पहले कभी 30 मिलियन आए ना उसके बाद कभी 30 मिलियन आए। तो इसको बोलते हैं किसी का नाम लेकर किसी के खिलाफ बोल बोल के व्यूज लेना, पैसा कमाना और अपना करियर बनाना। अब ये 2 कॉमन तरह के कमेंट्स तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा एक और बात है यहाँ पे नोट करने वाली। इसके फॉलोअर्स इसका सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये बोलता है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, बीजेपी सारे इंस्टीट्यूट्स के ऊपर अपना कब्जा जमा लेगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर खतरा होगा। यानी इसके फॉलोअर्स को लगता है कि ये जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, लेकिन जब कोई और अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सरसाइज करके इसके खिलाफ वीडियो बनाता है तो ये सेम फॉलोअर जाके उसे ट्रोल करते हैं। सो क्या आपके इन एक्शन से फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में नहीं आ रही? सो मैं तो इसके फॉलोअर्स को सजेशन दूंगा कि आपको यहाँ थोड़ा मंथन करने की जरूरत है कि आप किस ट्रैक में हैं। जिस चीज के खिलाफ आप खड़े हो रहे हैं आप खुद भी वही काम कर रहे हैं। ध्रुव राठी ने कुछ अच्छे काम किए होंगे, कुछ अच्छे वीडियोस भी बनाए होंगे, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि इसने 4 काम अगर अच्छे कर दिए तो इसके बाद सब लाइसेंस आ गया कि जो इसका मन करेगा वही करेगा, जो इसका मन करेगा वही बोलेगा। इसकी जो खुले नलके की तरह जुबान चलती है, ये सेम चीज इंदिरा गांधी के टाइम पे नहीं कर पाता। देखिए, सक्सेस ना बहुत सारे लोगों से हैंडल नहीं हो पाती। काम तो काफी लोग करते हैं पर कामयाबी उसी को मिलती है जिसकी किस्मत में भी होता है। ध्रुव राठी की किस्मत भी बुलंद रही, इसने अच्छी खासी सक्सेस भी देखी, लेकिन इससे वो सक्सेस हैंडल नहीं हो पाई। इसने सोचा कि मैं इतना बड़ा आदमी बन चुका हूं कि 2024 में मैं अपना एक वन साइडेड प्रोपेगेंडा चलाऊंगा और देश में इलेक्शन का रुख ही चेंज कर दूंगा। आपने कई बार स्पोर्ट्स की फील्ड में देखा होगा, फुटबॉल या क्रिकेट में, कि कोई टूर्नामेंट हारने के बाद एक कैप्टन अपनी कैप्टनसी छोड़ देता है। इसे बोलते हैं कैरेक्टर और इंटेग्रिटी। 2024 में जो ये कर रहा था और उसके बाद जो इसको मुंह की खानी पड़ी, उसके बाद भी इसको चैन नहीं आया और ये चुप नहीं हुआ। उसके बाद भी कई सारे इलेक्शंस में इसने अपना प्रोपेगेंडा फिर से चलाया। अभी आम आदमी पार्टी के हारने के बाद भी इसने एक ट्वीट किया था जिसमें इसने ये बोला था कि आम आदमी पार्टी का ऐसा रिजल्ट इसलिए आया क्योंकि शुरू से लेकर एंड तक उसमें बीजेपी की गलती थी। मतलब कुछ गलतियां बीजेपी की जरूर होंगी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इतने ब्लाइंड फोल्डेड हो जाते हैं कि हमें यह भी रियलाइज नहीं होता कि भैया कुछ गलतियां आम आदमी पार्टी की भी हो सकती हैं जिसकी वजह से वो हारे। इतने हजारों लोगों ने इस बार आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया, मतलब उनमें से किसी को भी नहीं पता कि किसकी गलती थी। जितने लोगों ने बीजेपी को वोट दिया उसमें कोई डॉक्टर नहीं था, कोई इंजीनियर नहीं था, कोई MBA, कोई टीचर, यानी किसी को समझ नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। क्योंकि आचार्य ध्रुव राठी जी को सिद्धि प्राप्त हो रखी है, इनको पहले से ही आइडिया हो जाता है कि कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, क्या सही है और क्या गलत है। अब इनको जो लगता है वो लगता रहे, लेकिन जरूरी क्या है कि हर बात आपको पब्लिक डोमेन में बोल ही देनी है, इसीलिए इनका मजाक बनता है। सो किसी को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए जो इनके खिलाफ वीडियो बनाता है, क्योंकि ये अपनी हरकतों से खुद इनवाइट करते हैं अपनी ट्रोलिंग। सो केजरीवाल और ध्रुव राठी की जर्नी से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं सीखने लायक। देखिए, केजरीवाल का कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था,
फिर भी लोगों ने उन पर ट्रस्ट किया और उनको 2015 में 70 में से 67 सीटें दिला के दिल्ली का सीएम बनाया। लेकिन ये अपने पूरे टेन्योर में यहां वहां ब्लेम करते रहे और एक्सक्यूजेस मारते रहे। मेरे पास सबूत आ गए, मेरे पास गवाह आ गए, तुम्हारी पोल खोलूंगा, पूरे देश के सामने पोल खोलूंगा और पूरे देश को बताऊंगा कि कैसे तुम महाराष्ट्र चुनाव जीते। वहीं आप राठी जी को देख ले, इतने सारे व्यूज, इतने सब्सक्राइबर्स, इतनी पॉपुलैरिटी, लेकिन फिर भी ये मोदी की ऑब्सेशन से बाहर नहीं निकल पाए। मतलब कभी कभी तो मुझे लगता है कि बड़े वेस्ट ऑफ लाइफ। अगर ये इसकी 50% एनर्जी भी कहीं और चैनलाइज कर लेते तो आज इंडिया में बहुत सारी चीजें इंप्रूव हो सकती थी। देखिए, हर इंसान के अपने अपने बायस होते हैं, अपने अपने पर्सपेक्टिव्स होते हैं और अपने अपने बिलीव्स होते हैं, और अपने अपने बिलीव्स के बेस पे ही वो पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कुछ लोग अपने बिलीव्स को पब्लिक डोमेन में रख देते हैं, कुछ लोग रखना पसंद नहीं करते। लेकिन अगर आपने ये डिसाइड किया है कि आपको पब्लिक डोमेन में अपने बिलीव्स रखने हैं, तो फिर आपको आपकी लाइन का भी पता होना चाहिए और वो लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अगर आपने ये डिसाइड किया है कि आपको अपनी बात खुल के रखनी है, आपको हेजिटेट नहीं करना है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि उससे कुछ रिपरकशंस भी होंगे। लोग भी अपना रिएक्शन देंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने तो अपनी बात खुल के बोल दी जो आपको बोलना था, लेकिन जब लोगों का उस पर रिएक्शन आया तो आपने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया कि लोग मुझे डिमोनाइज कर रहे हैं, लोग मुझे बुली बोलते हैं, लोग मुझे लेबल लगाते हैं कि मैं बीजेपी के एंटी हूं। लेकिन ऐसा नहीं है। अपनी बात खुल के रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन या तो इनको इनकी लाइन का पता हो कि इन्हें कहाँ पे बाउंड्री ड्रॉ करनी है, और अगर नहीं पता, जुबान पे कोई लगाम नहीं रहेगी, तो फिर उसका बैकलैश भी होगा और लोगों का रिएक्शन भी फेस करना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में ये बात आ सकती है, यार तुम इसके आर्ग्यूमेंट्स पे बात करो ना, तुम इसके आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर करो, तुम क्यों ये इतनी कहानियां सुना रहे हो। देखिए, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मेरे पास लाइफ में इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने टाइम और रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करके ध्रुव राठी जी के वीडियोस का काउंटर बनाऊं। मेरी नज़र में ना तो ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है और ना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पर्सनली पॉलिटिकल कमेंट्री करना पसंद नहीं है, मैं नहीं करता। मैं जब भी पॉलिटिक्स के ऊपर अपने वीडियोस बनाता हूँ, वो कम्प्लीटली नंबर्स, डेटा और स्टैटिस्टिक्स के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। यानी मैं हमेशा तथ्यों के आधार पे ही पॉलिटिक्स की डिस्कशन करता हूँ। जहाँ तक इसके आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर करने की बात है, मैंने अपने ही चैनल पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जहाँ पे मैंने दो सरकारों के बीच में कंपैरिजन किया है, नंबर्स और डेटा के बेस पे, अलग अलग एरियाज में, जैसे फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी, जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट। इनफैक्ट मैंने 30 मिनट का डेमोक्रेसी की डिबेट के ऊपर भी वीडियो बनाया है, कंप्लीटली नंबर्स, फैक्ट्स और डेटा बेस्ड। आप चाहें तो प्लीज़ उसे देख सकते हैं।